एक फॉरेंसिक डॉक्टर के लिए सबसे डरावनी चीज क्या होती है? जाहिर है क्राइम सीन पर ये देखना कि कातिल बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। डॉक्टर इस औरत को नहीं जानती, लेकिन वो औरत बिल्कुल सही नाम लेकर उसे पुकारती है। सबसे बड़ी बात, ये डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उसकी कोई बहन नहीं है। इसलिए उसने उस औरत का और अपना डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, लेकिन उसे बताया गया कि दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। एक मर्डर से शुरू होती है। एक औरत बेचैन होकर सड़क पर भटक रही थी। कुछ ही देर बाद जैसे उसने कुछ पक्का इरादा कर लिया हो, वो बंदूक लेकर एक बिल्डिंग में घुसती है। वो सीधे गार्ड को गोली मारती है और फिर ऊपर जाती है। बेचारी सेक्रेटरी भी नहीं बच पाती। लेकिन उस औरत का असली मकसद था बिल्डिंग में मौजूद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बाटी को बंधक बनाना। पुलिस आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बस चुपचाप देखना पड़ा कि वो बाटी को छत पर ले गई। इस औरत का नाम एलेडा है और वो डॉक्टर बाटी की ही मरीज है। 3 महीने पहले उसे दिमागी दौरा पड़ा था और उसे पागल खाने भेज दिया गया था। एलेडा अचानक वहां से भागकर बाटी को बंधक क्यों बना रही है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसे बाटी को जान से मारने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने बाटी का फोन लिया और पुलिस से कहा कि वो मीडिया को वहां बुलाए ताकि बाटी एक बहुत बड़ा राज खोल सके। अजीब बात है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। फिर भी डिटेक्टिव सैम बहुत नर्वस लग रहा था। उसने छत पर मौजूद स्नाइपर को मौका मिलते ही एलेडा को मार गिराने का आदेश दिया। एलेडा और भी ज्यादा भड़क रही थी। बाटी उसे बड़े प्यार से शांत करने लगा और धीरे धीरे उसने बंदूक नीचे कर ली। तभी बाटी को कुछ एहसास हुआ और वो पीछे मुड़कर स्नाइपर को गोली न चलाने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्नाइपर की गोली गलती से बाटी के कंधे पर जा लगी। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एलेडा भी वही गिर पड़ी। इस घटना के बाद बाटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर बेका क्राइम सीन पर पहुंची। हर तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसके साथ ही उसकी तरफ इशारा करके कुछ बात कर रहे थे। जब बेका ने एलेडा का चेहरा देखा, वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर से बहुत दुख महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, एलेडा ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गई। सैम भी ये देखकर हैरान था कि दुनिया में हूबहू एक शक्ल के 2 लोग कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बेका ने कभी नहीं बताया था कि उसकी कोई बहन भी है। पूरे दिन बेका इसी बात को लेकर परेशान रही। सैम ने उसे इस केस की फाइल दी। एलेडा एक बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट थी। वो शादीशुदा थी और पिछले 3 साल से डॉक्टर बाटी की मरीज थी। एलेडा के पति यूजी ने बताया कि वो अपनी मर्जी से पागल खाने गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले यूजी ने डॉक्टर बाटी के मना करने के बावजूद उसे वहां से निकाल लिया। उसने वजह बताई कि कल उसका जन्मदिन था और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि बेका का भी कल ही जन्मदिन था। बेका और सैम दोनों को लग रहा था कि यूजीन जरूर कोई बहुत अहम सुराग छिपा रहा है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि सैम की पत्नी बच्चे को लेकर उसे घर ले जाने आ गई। इस बीच उसने चुपके से बेका की तरफ भी देखा। ऐसा लग रहा था कि इन सब के बीच कोई कहानी चल रही है। सैम के जाने के बाद बेका चुपके से अस्पताल पहुंची। वो आईसीयू में एलेडा को देखने गई। वो चाहती थी कि एलेडा जल्दी से ठीक हो जाए ताकि उसके सारे सवालों के जवाब मिल सके। तभी यूजीन भी आईसीयू में आ गया। बेका को देखते ही वो एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गया, लेकिन पलक झपकते ही जब उसने दोबारा देखा तो बेका वहां से गायब थी। उसे लगा कि शायद दुख की वजह से उसका दिमाग उससे खेल रहा है। बेका ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो एलेडा के बारे में कुछ जानती है। उसे लगा कि शायद उसकी कोई जुड़वा बहन हो जिसे पालने के पैसे न होने की वजह से उसकी माँ ने किसी और को दे दिया हो। माँ को ये बात बिल्कुल बकवास लगी। वैसे भी बेका को पहले बहुत ज्यादा शराब पीने की लत थी, इसलिए माँ को लगा कि उसने फिर से पी ली है और बस तमाशा कर रही है। अब सच का पता लगाने का बस एक ही तरीका था, माँ के प्रेगनेंसी के दिनों की तस्वीरें देखना। लेकिन उसकी माँ ने इतनी छोटी सी बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया। इससे बेका का शक और भी गहरा हो गया। उसने 3 महीने से शराब छोड़ रखी थी, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाई और दुकान से वोदका की एक बोतल खरीद ली। इसके बाद उसने सबसे पहले अपना और एलेडा का डीएनए सैंपल लिया और इसे अपने एक फॉरेंसिक दोस्त को सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया। कमरे में वापस आकर बेका ने शराब की बोतल को छुआ और अपनी माँ की बातों को याद करके उसे चुपचाप नीचे रख दिया। असल में बेका और सैम का अफेयर चल रहा था। सैम ने वादा किया था कि वो हर जन्मदिन उसके साथ मनाएगा और उसने ये भी कहा था कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन तलाक की बात लगातार टल रही थी। बेका ने उस पर फैसला लेने का दबाव डाला तो सैम ने साफ कह दिया कि वो अब तलाक नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बेका पूरी तरह टूट गई और तभी से उसे शराब की लत लग गई। उसने आधी रात को सैम के घर के नीचे जाकर उसकी कार भी जला दी थी। बेका तब बहुत ही ज्यादा भड़की हुई थी। बेचारे सैम के पास आग बुझाने और इस मामले को रफादफा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर वो सब पुरानी बातें हैं। बेका अब काफी समझदार हो गई है। उसने चुपचाप मोमबत्ती बुझाई और अकेले ही अपना जन्मदिन मनाया। अगली सुबह बेका फिर से अस्पताल गई ताकि एलेडा से मिल सके, लेकिन उसे बताया गया कि इस नाम का कोई मरीज यहाँ नहीं है। तभी सैम वहाँ आ गया और बेका को बाहर ले गया। उसने बताया कि एलेडा की मौत हो चुकी है और ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये केस बंद हो चुका है और अब कोई इसकी जांच नहीं करेगा। लेकिन इतने सारे सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। अस्पताल ने उसका रिकॉर्ड क्यों मिटाया? जब उसे गोली लगी थी तो उसकी मौत की वजह सांस रुकना क्यों बताई जा रही है? बेका ने अपने पद का फायदा उठाया और डॉक्टर बाटी के ऑफिस की तलाशी ली। वहाँ उसे कोई सुराग नहीं मिला। बस इतना पता चला कि बाटी एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के साथ काम करता था। बेका ने उस बालकनी में जाकर उस दिन की घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जैसे ही वो घर लौटी और एलेडा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगी, उसका दोस्त डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सैंपल बिल्कुल सेम थे। इसका मतलब या तो वो एक ही इंसान के थे या फिर वो दोनों जुड़वा बहनें थी, यानी कि बेका और एलेडा दोनों सगी बहनें हैं। दूसरी तरफ यूजीन एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। असल में जब सैम ने उससे पूछताछ की थी तो उसने झूठ बोला था। एलेडा अपनी मर्जी से पागल खाने नहीं गई थी, बल्कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। लेकिन एलेडा ये मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कहती रही कि उसने अपने जैसी दिखने वाली एक औरत को देखा है। तब यूजीन को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अस्पताल में बेका को देखने के बाद यूजीन के मन में भी शक पैदा हो गया था। दूसरी तरफ बेका छुपकर पुलिस स्टेशन में घुसी और उसने सैम की दराज से यूजीन की फाइल चुरा ली। इसके बाद वो यूजीन का
पीछा करने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट का अंतिम संस्कार बहुत ही सादगी से एक छोटे से एक ब्रिस्तान में कर दिया गया। वहाँ सिर्फ यूजीन और एलेडा की माँ ही मौजूद थी। ये सब देखकर बेका को अंदर से बहुत दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने उसी की शक्ल जैसी एक और औरत खड़ी है। बेका आगे और सुराग खोजना चाहती थी, लेकिन सैम फिर से वहां आ गया। उसने अपने अफसर होने का रौब झाड़ते हुए उसे इस केस से दूर रहने का आदेश दिया। एलेडा का परिवार कोई आम परिवार नहीं था। वो लोग कई अस्पतालों और एक बड़ी संस्था के मालिक थे। इस मामले में ज्यादा छानबीन करने से जान को खतरा हो सकता था। बेका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सैम के साथ पुलिस स्टेशन लौटना पड़ा। वहां पुलिस उस हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वाली औरत एलेडा नहीं बल्कि कोई और थी। ये बहुत ही अजीब था, इतनी जल्दी केस को बंद कर देना और छानबीन पर भी रोक लगा देना। असल में मरने वाली औरत का रिकॉर्ड मिटाकर उसकी पहचान ही बदल दी गई थी। ये तो पक्का था कि इसके पीछे किसी बहुत ही ताकतवर इंसान का हाथ है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? बेका को इतनी मुश्किल से अपनी बहन का पता चला था और अब ये सच्चाई हमेशा के लिए दफन होने वाली थी। वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। सैम उसे समझा नहीं पाया। बेका की हालत देखकर लग रहा था कि वो अब काम करने की हालत में नहीं है, इसलिए सैम ने उसे 3 दिन की छुट्टी दे दी। पिछली बार जब बेका ने अपनी माँ से पूछताछ की थी तो उसके बाद माँ ने भी टीवी पर उस हमले की खबर देखी थी। कुछ पुरानी यादें जो कई सालों से दफन थी, अब उन्हें बाहर लाने का वक्त आ गया था। सच तो ये है कि बेका उसकी सगी बेटी नहीं है। जब माँ जवान थी तो उसने कई बार बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली, इसलिए उन्हें गैरकानूनी तरीके से एक बच्ची को गोद लेना पड़ा। उन्होंने एक जवान लड़की से बेका को लिया था, लेकिन उस लड़की ने कभी नहीं बताया कि बेका की कोई बहन भी है और बेका का जन्मदिन भी उसी दिन रखा गया। इस गैरकानूनी गोदनामे का कोई भी पक्का कागजात नहीं था। भले ही इस बात को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अगर सच्चाई सामने आती तो उसे जेल हो सकती थी। बस इसी डर से बेका की माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। बेका ने अपनी दीवार पर सारे सुराग लगाकर एलेडा के सारे जान पहचान वालों की एक लिस्ट बनाई। उसे लगा कि एलेडा का डॉक्टर बार्टी शायद कुछ जानता होगा, इसलिए वो अकेले ही अस्पताल निकल पड़ी। वहाँ उसकी मुलाकात यूजीन से हो गई, जो अस्पताल आया हुआ था। असल में उस हमले को छिपाना और एलेडा की पहचान बदलना ये सब यूजीन का ही किया धरा था। उसके यहाँ आने का बस एक ही मकसद था कि वो बार्टी को उस छत वाली घटना के बारे में मुंह बंद रखने को कह सके। बेका ने छुपकर यूजीन का पीछा किया और उसकी कंपनी तक पहुंच गई। फिर वो उसकी कार की डिक्की में छुप गई। किसी को भनक लगे बिना वो यूजीन के घर तक पहुंच गई और छुपकर उसने यूजीन और पॉल की बातें सुनी जब से एलेडा को पागल खाने में भर्ती कराया गया था। यूजीन ये बात सबसे छिपा रहा था। कंपनी के बाकी हिस्सेदार बहुत पहले से ही प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे थे और लगातार यूजीन से पूछताछ कर रहे थे। कंपनी में कोई बड़ा बवाल न हो, इसलिए यूजीन ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके एलेडा की पहचान बदल दी थी और पूरी दुनिया से झूठ बोला था कि वो दुनिया घूमने गई है। जब यूजीन नहाने गया तो बेका ने घर के बाकी कमरों में तलाशी लेना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे जुड़वा बहनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन होता है। वह एलेडा को अपने बच्चे के साथ हंसते खेलते महसूस कर सकती थी और फिर बच्चे की मौत के बाद एलेडा का टूट जाना भी महसूस कर पा रही थी। वो दिल चीर देने वाला दर्द बेका इस वक्त बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रही थी जैसे वो खुद वहाँ मौजूद हो। तभी बेका को एक कमरे में कुछ ऐसा मिला जिसने उसे चौंका दिया। एलेडा ने छुपकर बेका की कुछ तस्वीरें ली थी। इसके अलावा उसे एक घर और एक क्लब की तस्वीरें भी मिली। इन्हीं सुरागों के सहारे बेका उस जगह पर पहुंच गई। जैसे ही वो उस घर में घुसी, एक अनजान औरत प्यार से उसके गले लग गई और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गई। इसके बाद बेका को बुरी तरह पीटा जा रहा था और वो भी एक औरत के हाथों। तभी पीछे से एक आदमी पर हमला हुआ और बेका वहां से भाग निकली। इन दोनों का रिएक्शन देखकर बेका को पक्का यकीन हो गया कि इस दुनिया में उसके जैसी दिखने वाली कोई और भी है। सारा शराब लेकर उसके घर आई और सुरागों वाली दीवार देखकर उसका सिर चकरा गया। उसने बेका को बताया कि एलेडा की गोलीबारी में घायल हुआ गार्ड अचानक अस्पताल में मारा गया और ट्रेसी जैसी ऑपरेटर भी गायब है। इस मामले से जुड़े हर इंसान की जान खतरे में है। बेका को यूजीन और उसकी सास पॉला का कॉल याद आया। उसे शक हुआ कि एलेडा की मौत की खबर छिपाने के पीछे कहीं उनका मकसद कंपनी के अध्यक्ष की कुर्सी हथियाना तो नहीं। तभी यूजीन ने एक ऐसे जासूस से संपर्क किया जिसे एलेडा ने जुड़वा बहनों की जांच के लिए रखा था। अब से वो जासूस यूजीन के लिए काम करेगा। रात को बेका क्लब गई और अचानक वहां उसकी मुलाकात अपनी एक और जुड़वा बहन मैरी से हुई। बचपन में बेका सोचती थी कि काश उसकी भी बहनें होती, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना ऐसे सच होगा। एक बहन मारी गई और दूसरी इस अजीब जगह पर मिली। ये देखकर उसे काफी दुख हुआ। कुछ महीने पहले एलेडा मैरी से मिली थी, तब मैरी डर के मारे काम गई थी। वो लोग ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे कि पुलिस आ गई और मैरी वहां से भाग गई। मैरी का कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, बस पुलिस ने गलती से उसे एक तस्कर समझ लिया था। जिस दिन ये हुआ वो 11 नवंबर का दिन था और उसी दिन मैरी का जन्मदिन भी था। एलेडा ने उसे दोबारा कॉल किया। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैरी उसके बताए गए पते पर पहुंची तो वहां उसने बहुत सारी पुलिस गाड़ियां देखी और एलेडा को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा। जैसे ही वो दोनों क्लब से बाहर निकले, एक बाइकर उनका पीछा करने लगा। मैरी ने तेजी से दिमाग चलाया और कहा, अलग अलग भागते हैं। उस बाइकर का निशाना बेका थी। गनीमत रही कि वो तुरंत भीड़ में छिप गई और उस बाइकर को हार माननी पड़ी। घर लौटने के बाद बेका को एक बात समझ आई। मैरी ने कहा था कि एलेडा ने जन्मदिन वाले दिन उसे कॉल किया था, तो जाहिर है उसने बेका को भी कॉल किया होगा। बेका ने 11 नवंबर के मिस्ड कॉल चेक किए। जब उसने एक नंबर पर वापस कॉल किया तो सामने से यूजीन ने फोन उठाया। वो इतनी डर गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई और फोन काट दिया। अगले दिन यूजीन का फिर कॉल आया। बेका ने नंबर देखे बिना फोन उठा लिया, लेकिन एहसास होते ही फिर से काट दिया। इससे यूजीन को थोड़ा शक हुआ। उसने 11 तारीख वाले एक और नंबर पर कॉल किया जो मैरी का नंबर था, लेकिन मैरी सो रही थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। बेका एक बार फिर मैरी के घर गई। उसने उस औरत से मैरी के नए पते के बारे में पूछा। इतने साल गुजारने के बाद उसे पता चला था कि उसकी और भी बहनें हैं। बेका ये जानना चाहती थी कि आखिर बरसों पहले हुआ क्या था जिसकी वजह से बचपन में ही उन तीनों को अलग कर दिया गया था। उसे लगा था कि मैरी भी ऐसा ही सोचती होगी, लेकिन मैरी ने कहा कि उसे अपनी बहनों के बारे में
कुछ नहीं पता था। उसने अपनी जिंदगी अकेले ही काटी है, इसलिए अब सच जानना उसके लिए जरूरी नहीं है। अलेडा एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी। अगर वो नहीं रही तो उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों को मिलेगी। मैरी को लगा कि बेका दौलत के लालच में इस मामले के पीछे पड़ी है। मैरी की ऐसी सोच उसके बचपन के मुश्किल हालात की वजह से थी। अलेडा को गोद लेने वाली पॉला बहुत अमीर परिवार से थी। बेका का परिवार भले ही बहुत रईस नहीं था, पर वो एक अच्छा परिवार था। सिर्फ मैरी ही थी जिसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। कुछ साल बाद माँ भी चल बसी। उसने कभी परिवार का प्यार नहीं देखा था। अब अचानक से एक बहन के आ जाने से उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। मैरी से बात न बनने पर बेका ने अपनी सारी उम्मीदें बैटी पर लगा दी। जब वो अस्पताल पहुंची तो पता चला कि बैटी सुबह ही डिस्चार्ज हो चुकी है। सब ठीक रहा तो वो अब तक घर पहुंच गई होगी। कोई और रास्ता न देखकर बेका ने सारा से मदद मांगी। सारा की मदद से उसे बैटी का पता मिल गया। जैसे ही वो उसके घर के अंदर गई, बेका के दिमाग में कुछ यादें ताजा हो गई। उसे महसूस हुआ कि अलेडा भी कभी यहाँ आई थी। उन यादों के सहारे वो बैटी के घर पहुंच गई और उसे दोनों बहनों की रिपोर्ट भी दिखाई। अलेडा बैटी की बहुत खास मरीज थी। वो अपनी मरीज की बातें ऐसे किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बेका अलेडा की सगी बहन थी और इन सब चीजों से बहुत परेशान थी। इसलिए बैटी का दिल पसीज गया और उसने अलेडा की बीमारी के बारे में सब बता दिया। कुछ महीने पहले अलेडा को सपने में अपने जैसी दिखने वाली दो औरतें दिखाई देती थी। एक औरत ने एक कार में आग लगा दी थी और दूसरी ने एक लैब को उड़ा दिया था। अलेडा डर के मारे उठ गई। नींद में उसे अपने घर में भी आग लगती हुई दिखी। वो उन दोनों औरतों की हर हरकत को देख और महसूस कर सकती थी, पर बैटी को अलेडा की बहनों के बारे में नहीं पता था। उसे लगा कि अलेडा को कोई मानसिक बीमारी है, इसलिए उसने यूजीन के साथ मिलकर अलेडा को निगरानी के लिए पागल खाने भेज दिया। बैटी से मिलने के बाद बेका सारा के पास गई। सारा के पास यूजीन से जुड़ी एक खबर थी। अलेडा के पिता और यूजीन के पिता ने मिलकर एक अस्पताल खोला था। वो दोनों मेडिकल कॉलेज के दोस्त थे। बरसों पहले उन्होंने अपना पहला अस्पताल खोला था और वो दोनों काफी समय तक बिजनेस पार्टनर रहे थे। फिर एक दिन अलेडा के पिता की मौत हो गई। इत्तेफाक से बेका के पिता का भी उसी साल देहांत हुआ था। यूजीन के पिता ने कंपनी यूजीन को देने के बजाय अलेडा के नाम कर दी थी, पर कुछ समय बाद अलेडा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नई कंपनी शुरू कर ली। अगर यूजीन के नजरिए से देखें तो उसके पिता ने उसे नजरअंदाज करके अपनी बहू को सब कुछ दे दिया था और उसकी पत्नी ने एक नई बड़ी कंपनी बनाकर उसे ही नौकरी पर रख लिया था। इस वजह से यूजीन के मन में कड़वाहट आना लाजमी था। बेका को अब यह शक होने लगा कि अलेडा के अजीब बर्ताव और उसकी इस हालत के पीछे कहीं यूजीन का ही हाथ तो नहीं। बेका के मन में एक और सवाल था, अलेडा की इतनी खराब हालत होने के बावजूद यूजीन उसे जन्मदिन मनाने के लिए पागल खाने से बाहर क्यों लाना चाहता था। पर बैटी की एक बात से बेका उलझन में थी। क्या यूजीन ने सच में जन्मदिन की बात कही थी? बैटी के चेहरे से लग रहा था कि सच कुछ और ही है। कोई गहरा राज छिपा था, पर बेका के लाख पूछने पर भी बैटी ने आगे कुछ नहीं बताया। उस वक्त बेका ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब सोचने पर लगा कि हो सकता है यूजीन अलेडा से सब कुछ छीनने की साजिश रच रहा हो। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और अलेडा पागल खाने से भाग निकली, जिससे पूरा मामला बिगड़ गया। इसके बाद यूजीन ने सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया। पर क्या उसे दोनों बहनों के बारे में पता है और क्या वो बाइकर भी उसी ने भेजा था? बेका और सारा को अलेडा की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिससे पता चला कि वो पहले से जानती थी कि उसे गोद लिया गया है। उसने ये बात सबसे कही, जिसका मतलब है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया रही होगी। अगर वो लोग इसकी जांच करें तो शायद उन्हें अलेडा की असली मां का पता चल जाए, जो जाहिर सी बात है बेका और मैरी की भी असली मां होगी। बेका ने अलेडा की कंपनी में जाकर छानबीन करने की सोची। सारा एक सेल्स गर्ल बनकर बेका को अपने साथ अंदर ले गई। बेका ने सफाई वाली के कपड़े पहने और दफ्तर में छिपकर एक माइक लगा दिया। जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी, उसने यूजीन और अलेडा को साथ में आते देखा। आखिर ये हो क्या रहा है? वो अब तक जिंदा कैसे है? सबसे अजीब बात तो ये थी कि सारा ने बेका को बताया था कि उसने अपनी आंखों से अलेडा की लाश देखी थी। यूजीन और पॉला खुद उसकी लाश ले गए थे। फिर अचानक कोई मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? गनीमत थी कि बेका ने वहां माइक लगा दिया था। जब उसने यूजीन और अलेडा को आपस में लड़ते सुना, तब जाकर उसे समझ आया कि वो अलेडा नहीं है, वो तो मैरी है। कुछ समय पहले यूजीन ने अलेडा की मौत की खबर को छिपा लिया था, पर कंपनी में उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर विरोधी उस पर कब्जा करना चाहते थे। निवेशकों को अलेडा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसका फोन भी बंद था, जिससे सब बहुत भड़के हुए थे। जाहिर सी बात है, वो मारी जा चुकी थी तो फोन कैसे उठाती? अब सोमवार को एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। अगर अलेडा उस बोर्ड मीटिंग में नहीं आई तो यूजीन और उसकी पत्नी से इस कंपनी का कंट्रोल छिन जाएगा। इसके बाद यूजीन ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज निकाले। उस दिन उसने जिसे देखा था वो कोई वहम नहीं था। फिर उसे उन दो अजीब नंबरों का ख्याल आया। उसने जासूस को छानबीन करने भेजा और जल्द ही उसे एक अच्छी खबर मिल गई। यूजीन ने क्लब में काम करने वाली मैरी को ढूंढ लिया और उसे अपने घर ले आया। उन दोनों के बीच एक डील हुई। मैरी को अलेडा का नाटक करना था। वो यूजीन के कहने पर कंपनी के दस्तावेजों पर साइन करेगी और कंपनी के हालात ठीक होने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। काम पूरा होने पर मैरी को हजारों डॉलर का इनाम मिलेगा। इस वक्त मैरी किसी टपोरी लड़की जैसी लग रही थी और उसका ये रूप एक कामयाब बिजनेसवुमन से बिल्कुल अलग था, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। यूजीन ने मैरी को हर दिन अलेडा जैसा ही नाश्ता कराया, उसे घर के वीडियो दिखाए ताकि वो अलेडा के चलने और बोलने का अंदाज सीख सके। भले ही मैरी ने बेका से कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मन ही मन वो अपनी बहन की बहुत परवाह करती थी और उसे याद करके उसकी आंखें छलक आई। फिर यूजीन एक स्टाइलिस्ट को ले आया जिसने मैरी का पूरा लुक ही बदल दिया। उसका नया रूप देखकर यूजीन भी हैरान रह गया। उसे लगा जैसे साक्षात अलेडा ही लौट आई हो। शक्ल सूरत के अलावा उसके हाव भाव और
बात करने का तरीका भी एकदम सेम था। मैरी हर दिन अलेडा की तरह बोलने की प्रैक्टिस करती थी। सच कहें तो वो बिल्कुल अलेडा जैसी लग रही थी। जल्द ही यूजीन उसे लेकर कंपनी पहुंच गया। रास्ते में उन्हें बाकी निवेशक मिले। मैरी ने पहले ही इसके लिए अच्छी खासी तैयारी की थी, इसलिए उसने बड़ी आसानी से उन्हें संभाल लिया। इसी के बाद उसने बेका से मिलने का वादा किया था, लेकिन आज का दिन यूजीन के लिए बहुत खास था, इसलिए मैरी को हिम्मत जुटाकर उसके साथ मीटिंग रूम में जाना पड़ा। हालांकि वो इससे पहले कभी ऐसी किसी बड़ी मीटिंग में नहीं गई थी, पर उसके पास एक छोटी सी चिट थी और यूजीन भी उसकी मदद कर रहा था, इसलिए किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। सारे निवेशकों के सामने मैरी ने अपने नाम के सारे शेयर्स यूजीन के नाम कर दिए। अब से वो इस कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया था। इसके बाद कंपनी के सारे फैसले उसी को लेने थे। ये सारा नाटक बहुत अच्छे से निपट गया। उधर अलेडा की माँ पॉला को इसकी भनक लग गई और वो तुरंत कंपनी पहुंच गई। मैरी का चेहरा देखकर उसके तो